इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइनें मोटाई के अनुसार कई रेंज में होती हैं। इन रेंज की संख्या कितनी है? मतलब लाइनें जो है मोटाई के अनुसार कई सारे प्रकार की होती हैं जिनको रेंज में रखा जाता है। तो ये कितने रेंज की संख्या क्या है? तो इस प्रकार की 8 रेंज होती है जिसमें कि लाइनों को मोटाई के अनुसार रखा जाता है। तो याद रखिएगा 8 रेंज। प्रशिक्षण के कार्यों में मोटाई की किस रेंज की लाइनों का प्रयोग किया जाता है? जब हम प्रशिक्षण के कार्य करते हैं तो मोटाई की किस रेंज की लाइनों का प्रयोग करते हैं? तो ये हम करते हैं 0.5 mm की रेंज की लाइनों का यूज करते हैं। छुपी लाइनों को दिखाने के लिए यह लाइन प्रयोग में लाई जाती है। मतलब जो छुपा हुआ, मतलब जो दिखता नहीं है आगे से, उसको दर्शाने के लिए किस लाइन को यूज किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंटर लाइन। निरंतर मोटी रेखा को इस नाम से भी पुकारते हैं। यानी जो मोटी रेखा है उसको किस नाम से पुकारते हैं ये बताना है। तो इसको हम पुकारते हैं ऑब्जेक्ट लाइन। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए कि हम एक कोई भी क्यूब बना रहे हैं, तो इसका जो बाहरी लाइन है, ये हमारा जो बाहरी लाइन है जिससे कि ऑब्जेक्ट का पता चल रहा है। जैसे यहाँ पर ये जो लाइन है, इस लाइन से हम ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगा रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा लाइन हो गया? ऑब्जेक्ट लाइन। निम्न में से कौन सी लाइनें फ्री हैंड खींची जाती है? यानी कि ऐसी लाइन कौन सी है जिसको कि बनाने के लिए किसी भी टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको हम फ्री हैंड से ही दर्शा सकते हैं। तो ये है हमारा ब्रेक लाइन। ब्रेक लाइन दो प्रकार के होते हैं, एक शॉर्ट ब्रेक और एक लॉन्ग ब्रेक। मैंने पिछले क्वेश्चन सीरीज में भी ये करा रखा है। इस लाइन का प्रयोग छुपे किनारों को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी कौन सी लाइन का प्रयोग छुपे हुए किनारों को दर्शाने के लिए किया जाता है? इस चारों ऑप्शन में से बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डैश्ड लाइन। तो याद रखिएगा डैश लाइन इसका सही उत्तर है। हैचिंग लाइन कितने कोण पर झुकी होती है? हैचिंग लाइन बताना है कि वो झुका होता है कितने कोण पर, जो वर्टिकल से होता है, हॉरिजॉन्टल से और वर्टिकल से। तो जो ये लाइन है कितने एंगल पर झुकी होती है ये हमें बताना है। तो ये 45 डिग्री के एंगल पर झुकी होती है। रेडियस लिखने की सही विधि कौन सी है? रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो त्रिज्या को r बराबर 40 इस मेथड से लिखा जाता है। 40r नहीं, 40r नहीं, r40 नहीं। जब भी हम मान लीजिए कोई भी त्रिज्या दिया रहेगा तो हम क्या लिखते हैं? r बराबर 20 या r बराबर 60, जितना भी त्रिज्या हो हम बराबर करके लिखते हैं। ये डायमेंशन किसी पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि को दर्शाती है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी डायमेंशन लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को बताती है। तो इसका आंसर हो जाएगा साइड डायमेंशन। याद रखिएगा साइड डायमेंशन लंबाई, चौड़ाई और मोटाई आदि को बताती है। ये डायमेंशन पार्ट में किसी प्रकार की स्थिति को दर्शाती है। मतलब डायमेंशन का जो पार्ट है तो ये किसी एक प्रकार की स्थिति को दर्शाती है। तो ये हो गया, मान लीजिए उस डायमेंशन में कुछ खास चीज़ दर्शाना है तो उसके लिए हम लोकेशन डायमेंशन का यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इन लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। मतलब जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं उसका अगर विवरण देना है तो किस चीज़ का प्रयोग हम करेंगे? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा लीडर लाइन। लीडर लाइन से हम उस जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का विवरण दे सकते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू है, मतलब आइसोमेट्रिक जो है ये कैसा व्यू है? 2D है, 3D है, 4D है या फिर 1D है? तो इसका जो आइसोमेट्रिक व्यू होता है ये हमारा 3 डायमेंशनल व्यू होता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा सही, 3D। और जो ऑर्थोग्राफिक व्यू होता है वो हमारा होता है 2D। यानी कि 4D कोई व्यू नहीं है। ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती है। जो ऑब्जेक्ट है और जो उसका प्रोजेक्शन है तो इन दोनों के बीच जो रेखा मिलाती है इसको कहते हैं प्रोजेक्टर्स। इसको क्या कहते हैं? प्रोजेक्टर्स। जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, तो यहाँ से इस रेखा, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? उसका इमेज है। मान लीजिए इमेज है तो इस रेखा को क्या कहेंगे? प्रोजेक्टर्स। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है ये हमें बताना है। यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया है एक आयामी, द्विआयामी, त्रिआयामी या उपरोक्त कोई भी। तो ऑर्थोग्राफी क्या होता है? 2 डायमेंशनल होता है, यानी कि द्विआयामी। निम्न में से किसमें ड्राइंग का सही आकार व रूप बनते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है कि वो कौन सा प्रकार है जिसमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट का सही आकार और रूप बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑर्थोग्राफिक व्यू। जब एक समकोण त्रिभुज अपने लंब या आधार के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शंकु। जब एक अर्धवृत्त अपने व्यास के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनता है? एक अर्धवृत्त अपने व्यास के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनता है? तो ये हो जाएगा गोला, आंसर हो जाएगा गोला।
यह एक ज्योमेट्रिकल कर्व है, मतलब एक कर्व होता है, ज्योमेट्रिकल शेप होता है जिसका प्रयोग गियर के दांतों को बनाने में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इन्वोल्यूट। तो याद रखिएगा, ये इन्वोल्यूट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती है? एक त्रिभुजाकार प्रिज्म कह रहा है और इसमें सतह कितनी होती है ये पूछ रहा है, तो इसमें 4 सतहें होती हैं। एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती हैं? किस प्रिज्म में पूछ रहा है? वर्गाकार। पिछला क्वेश्चन था त्रिभुजाकार, तो त्रिभुजाकार में हमारा आंसर था 4, तो लेकिन इसमें पूछ रहा है वर्गाकार प्रिज्म, तो वर्गाकार प्रिज्म में 6 सतहें होती हैं, यानी इसका ऑप्शन सी सही होगा। एक समपंचभुजाकार प्रिज्म में कितनी सतहें होती है? समपंचभुजाकार है और इसमें सतहें पूछ रहा है, कितनी सतह यानी सरफेस होती है, तो इसमें 7 सतह होती है। पिरामिड के फेस इस आकार के होते हैं। जो पिरामिड होता है उसका जो फेस होता है वो किस आकार का होता है ये बताना है, तो वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का। किस आकार का होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। जब एक आयत एक भुजा के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनता है? जब एक आयत किसी भी एक भुजा के चारों ओर घूमता है, मतलब जैसे ये देखिए एक आयत है, अगर इस आयत को गोल गोल घुमाया जाए, ये हमारा ऐसे गोल गोल घूमेगा किसी भी एक फेस के तरफ से, तो वो किस आकार का बनेगा? तो वो बने